तो नितेश मित्र सेन उस कंपनी के एमडी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जॉइंट एमडी और फाउंडर हैं। नितेश, आई एम श्योर आपके लिए भी एक सदमा है, लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल चीज पूछना चाहूंगी। आपका पहला इंटरैक्शन राकेश झुनझुनवाला के साथ कैसा था, और आपने जब उनको अपने सामने देखा और पिच की नजारा टेक की स्टोरी, उनका रिस्पॉन्स, और वहां से फिर ये खूबसूरत रिश्ता कैसे डेवलप हुआ? जरूर, बाकी सबके जैसे मेरे लिए भी पर्सनल लॉस है ये। और मुझे याद है 2017 के एंड में जब भी मैं पहली बार राकेश जी से उनके ऑफिस में मिला, पहली चीज जो मैंने देखी थी उनके बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में सब अलग अलग साइजेस और शेप्स के बुल्स थे, और मेरे लिए एक बड़ा फैन बॉय मोमेंट था। जैसे आप, ही वाज अ सचिन तेंदुलकर एंड अमिताभ बच्चन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। इट वाज अ बिग फैन बॉय मोमेंट फॉर मी, बट वी हैड अ 2 hour मीटिंग। ही अंडरस्टूड द इंडस्ट्री। उन्हें एक डायरेक्शनली कॉल था कि गेमिंग डिजिटल इंडिया में बहुत बड़ा हो सकता है, और जनरली उन्हें थोड़े टेक कंपनी जो लॉसेस बना रहे थे उससे ही वाज अ लिटिल अवर्स, बट उन्हें नजारा की जो कैपिटल एफिशिएंसी थी, प्रॉफिटेबिलिटी थी, कैश फ्लो पे फोकस था, और एक न्यू एज बिजनेस था गेमिंग में, वो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और इसलिए उन्होंने वो मीटिंग में डिसाइड करके मुझे बताया कि मैं सपोर्ट करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा। और उनके इन्वेस्टमेंट के अलावा उन्होंने पिछले 4-5 साल में हमें बहुत टाइम दिया। उनका ऑफिस मेरे ऑफिस के एकदम बिल्कुल पास था। वो कभी भी मुझे फोन करके बुला लेते थे, टाइम स्पेंड करते थे, तो वो उससे हमें लर्निंग्स बहुत हुई, और वो लर्निंग्स हम पक्का याद रखेंगे। उनका जो ड्रीम था कि गेमिंग इंडिया में बहुत बड़ा हो जाएगा, वो नजारा पक्का बेस्ट एफर्ट करके करके रहेगा। हम सब जानते हैं, और आज सुबह से हम कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो सबने यही कहा है, उनके दोस्तों ने, उनके कोलीग्स ने, कि राकेश ने हमेशा नंबर्स के आगे की कहानी समझी है। क्या गेमिंग के लिए भी वो ऐसे, क्या आपको लगा कि ये कुछ चीजें मेरे से ज्यादा जानते हैं? नहीं, उनकी जो प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस थी और जो स्टोरी के एकदम अंदर घुसने की जो एबिलिटी थी 5 मिनट में ही, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद थी। बिकॉज कभी कभी क्या है, हम हमारे डे टू डे बिजनेस में बिजी होके मेन टॉपिक, मेन फोकस शायद कभी भूल जाते। वो हमें क्लियरली कॉल आउट करते थे, और वो काफी हमारे फायदे में प्रीवियसली आई भी है। तो मैं आपसे ज्यादा और रोकूंगी नहीं नितेश, फाइनली मुझे बताइए, आपका आपकी बिगेस्ट लर्निंग राकेश झुनझुनवाला से जब आप बातचीत करते हैं क्या रही है? आप किस उस स्पेसिफिक चीज के लिए उनको सबसे ज्यादा याद करेंगे? आई थिंक पावर ऑफ पॉजिटिविटी, टू बी पॉजिटिव, टू बी पैशनेट इज वन थिंग आई लर्न फ्रॉम हिम। पावर ऑफ पॉजिटिविटी। इसी नोट पर नितेश, आपसे मैं इजाजत लेती हूँ, आपको उस शोक सभा में भी पहुंचना है। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, और पूरी हमारी सीएनबीसी आवाज की पूरी परिवार की तरफ से भी आपको डीपेस्ट कंडोलेंसेस। पावर ऑफ पॉजिटिविटी, आनंद राठी जी, आपने भी कई दफा बात की है राकेश जी से, क्या उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी, चाहे वो लाइफ हो या फिर मार्केट हो या भारतीय इकोनॉमी हो? सही है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि राकेश की थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रही। मैंने कभी उनको जो है ये कहते हुए नहीं सुना कि अरे भाई बहुत खराब है, खराब हो जाएगा। यू नो, ही वाज नेवर नेगेटिव और डिप्रेस्ड एट ऑल अबाउट मार्केट्स और एनीथिंग, एंड जॉयफुल, मतलब ये वाज हमेशा प्रसन्न जो है। ही वाज ऑलवेज वेरी हैप्पी, यू नो, हैप्पी गोइंग जो पर्सन कहते हैं। तो वो जिंदगी को हमेशा ही रियली यूज्ड टू एंजॉय। आई हैड स्पेंड टाइम विथ हिम एट हिज हाउस, विथ हिज फैमिली, और जब भी देखा मैंने, वो थॉट ऑफ पॉजिटिवनेस जो है वो हमेशा देखी। बात होने में कभी नेगेटिविटी मुझे कभी सुनने को नहीं मिली उनसे, ना कभी देखने को मिली। तो सही है, मतलब पॉजिटिविटी थी, एंड इंडिया में अटूट विश्वास। एक भाई सही चीज जो आपने आपने सबसे सुनी होगी कि इंडिया की एक यू नो एक एज इंडियंस बोले वी आर वेरी गुड एंड इंडिया विल बी अ ग्रेट कंट्री। दैट वाज अ स्ट्रांग बिलीफ व्हिच ही हैड, एंड आई थिंक कन्वेड इन एनी कम्युनिकेशन व्हिच ही डिड एनीवेयर। जी, और इस बीच स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि वल्लभ भंसाली जी अपने अंतिम पुष्प अर्पित करने के लिए वहाँ दिख रहे हैं स्क्रीन पे, वहाँ पे उनके पार्थिव शरीर की तरफ जाते हुए पहुँचे हुए हैं। आनंद सर, एक चीज़ मुझे बताइए कि जैसे पॉजिटिव थे, इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे बहुत बिलीव था,
मोटी मोटी चीज़ें हम लोगों को ये सब सुनने को मिलती थी। लेकिन जैसे अभी हर्षदा बात कर रही थी रितेश मित्र सेन से, तो एक तरफ एक टेक्नोलॉजी कंपनी, एकदम मॉडर्न ज़माने की कंपनी, दूसरी तरफ टाटा मोटर जैसी कंजर्वेटिव पुरानी आईसी इंजन वाली कंपनीज, फिर साथ में गोल्ड ज्वेलरी वाली कंपनीज टाइटन। तो ये जो इतनी लंबी रेंज है नॉलेज की कि आपको एक तरफ अल्ट्रा मॉडर्न बिजनेस भी समझ में आते हैं और एक तरफ बिल्कुल कन्वेंशनल बिजनेस भी समझ में आते हैं, ये क्या खूबी थी? क्योंकि आप तो बहुत लंबे समय तक उनके साथ थे और आपके छोटे भाई ऐसे थे, तो वो उनका जो बिजनेस एक्यूमेंट था या जो उनको क्लास अपार्ट बनाता था चीज़ों को समझने के लिए, वो क्या था? वो थोड़ा हम लोगों को बताइए। ये देखिए, उनकी एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते उनकी एनालिटिकल एबिलिटी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग थी। और सही चीज में मेन ड्राइवर्स क्या है बिजनेस के, उनका फोकस हमेशा रहता था इस कंपनी के पीछे व्हाट इज द मेन ड्राइवर एंड व्हाट इज द लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ दैट बिजनेस। तो इसलिए वो उसके बारे में एक शॉर्ट टर्म की थिंकिंग नहीं थी। उनका इन्वेस्टमेंट का नजरिया भी ऐसा नहीं था कि भाई कि चलो आज करके 3 महीने 6 महीने के लिए ट्रेडिंग करनी है। उनका नजरिया रहता था कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूं लॉन्ग टर्म के लिए। एंड आपने देखा होगा जितनी कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट किया, ग्रेजुअली वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते गए उसमें। ओके, सो जब उनको लगता था कि नहीं कंपनी का फ्यूचर कहीं ठीक नहीं लग रहा है, तभी जाके वो एग्जिट करते थे। अदरवाइज एक जो एनालिटिकल एबिलिटी एंड कॉमन सेंस जो कहते हैं ना हर चीज में, ये असेसमेंट करना कि आगे जाके, दूसरी चीज वो मैनेजमेंट के यूपर बड़ा ध्यान देते थे कि भाई कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको असेस करते हैं कि वो टीम कैसी है, वो प्रमोटर्स कैसे हैं। और उसके ऊपर भी ही यूज्ड टू हैव वेरी वेरी क्लियर व्यूज कि अगर प्रमोटर अच्छे हैं और टीम अच्छी है तो ही मैं आगे उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। जी आनंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। हर्षा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग सुबह से चर्चा कर उसमें निकल के आ रही है कि वो विजनरी थे, बहुत दूर की चीज़ों को देखते थे। अभी आनंद जी ने भी समझाया कि जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बहुत लॉन्ग टर्म सोच के चलते थे। लेकिन वो हमेशा, राकेश जी भी यही कहते थे कि अगर मैं इकोनॉमिस्ट की सुनता तो मैं पैसे नहीं बना पाता। जी हाँ। ये आप पैराडॉक्स कह सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन कह सकते हैं, लेकिन ये उनका विजन था कि आप बड़ी पिक्चर को दूर तक देखिए और फिर छोटे छोटे स्टेप पर रिएक्ट करिए। ये उनकी बड़ी बड़ी खूबी थी जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आपको याद होगा, मेरे को एग्जैक्टली वो साल नहीं याद आ रहा है कौन सा बजट था जिसमें जो गणित था, सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि ये तो गड़बड़ हो गया जब फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स हम नहीं मीट कर पाएंगे। और उसके अगले दिन जो राकेश झुनझुनवाला से पहला सवाल यही पूछा गया था कि ये जो आंकड़े सामने पेश हुए हैं बजट में, इसके लिहाज से तो हमारी इकोनॉमी किसी काम की नहीं रहेगी। तो उन्होंने बोला इसकी चिंता आप मत करिए, वित्त मंत्री और सरकार बहुत ऊंचा सोच रहे हैं और जिस तरह से खर्चा करेंगे और जिस तरह के आगे डाइवेस्टमेंट प्लान होगा उस सब से बाकी चीजें लाइन पर आ जाएंगी। और उसके बाद ऑफ कोर्स हमने देखा मार्केट्स ने कुछ ऐसे बुरे दौर नहीं देखे हैं। सुबह में बात भी हुई थी कि 2 इंस्टेंसेस गिनाए गए थे जहां पर मार्केट लोअर सर्किट पर था और उन्होंने छाती ठोक कर कहा था आज तो लेने का दिन है। बिल्कुल। तो ऐसे शायद कई सारे इंस्टेंसेस हुए होंगे उनकी पूरी जीवन में जहां पर उन्होंने छाती ठोक कर तेजी की है और इसीलिए उनको हम बिग बुल कहते थे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मार्केट में ट्रेंड लाइन अगर आपकी ऊपर जा रही तो बीच बीच के जो जिगजैग्स बनते हैं उस पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। ये उनकी खूबी थी, खासियत थी। इस चर्चा को हम जारी रखने वाले हैं। आपके सामने वो तस्वीरें भी आती रहेंगी राकेश झुनझुनवाला को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए मार्केट इंडस्ट्री के सभी दिग्गज उनके घर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा, लेकिन हम इंडस्ट्री से भी बात करेंगे और आपके सामने शेयर करेंगे इंडस्ट्री और उनके दोस्तों की कहानियां जो राकेश झुनझुनवाला उनके साथ शेयर करके गए हैं। और साथ ही साथ जो राकेश झुनझुनवाला आज इतनी बड़ी मिसाल है, वो क्या खासियत थी, उन्हीं दोस्तों और उन्हीं कॉलीग्स की जुबानी आप सुनेंगे इस ब्रेक के बाद।